सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता बामल, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा, हिसार। प्यारे बच्चों, आज मैं बीए तृतीय वर्ष छठा सेमेस्टर के विषय सांग परंपरा का उद्भव और विकास को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। किसी भी प्रदेश के लोक नाट्य वहाँ की संस्कृति के मुंह बोलते चित्र कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें उस भूभाग के मौलिक आदर्श एवं जीवन मूल्यों को अभिनय तुलिका द्वारा इंद्रधनुषी रंगों में चित्रित किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने लोक नाट्य की महिमा को रेखांकित करते हुए लिखा है कि लोक नाट्य साहित्य इतना विशाल और महत्वपूर्ण है कि इसमें भारतीय संस्कृति का सहज रूप देखा जा सकता है। लोक नाट्यों में वे तत्व निहित हैं जो समय समय पर देश काल के अनुरूप जीवंत साहित्य प्रस्तुत करके लोक जीवन को रस संपृक्त करते रहे। यदि सहानुभूति के साथ इस विशाल साहित्य का अनुशीलन किया जाए तो इस रंगमंच के झीने आवरण से लोक जीवन का शताब्दियों का इतिहास झांकता हुआ दिखाई देगा। देश के विशाल जन समूह की आशा आकांक्षा, विजय पराजय, आचार व्यवहार, साहस संघर्ष आदि की जीवित कहानी मुखरित हो उठेगी। सांग परंपरा की नाट्य परंपरा का सिरमौर है। सांग परंपरा नाट्य परंपरा का सिरमौर है, जिसे यहाँ का कौमी नाटक भी कहा जा सकता है। हरियाणा की जनरंजनकारी यह विधा वस्तुतः गीत संगीत एवं नृत्य की एक मनमोहक त्रिवेणी है, जिसमें सर्वाधिक मज़ेदार है इसके गीतों की गमक। गीत हरियाणवी सांगों के प्राण होते हैं। सांगों का ताना बाना सतरंगे गीतों के कला तंतुओं से ही बुना जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बिना सांग का ठाठ ही नहीं हो सकता। सांग में यह रागनी का जादू ही है जो सिर चढ़कर बोलता है। एक हाथ कान पर रखकर और दूसरे को आकाश में उठाकर अभिनेता जब एक विशेष अंदाज में अपनी रागनी गाता है तो समा बंध जाता है। इन सांगों में लोकप्रिय कथानकों के आधार पर गीतों के माध्यम से अभिनय द्वारा रस की ऐसी वर्षा की जाती है कि मुक्त कंठ से आप उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी स्वर लहरियों में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जब आप उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तो एक अलग ही लोक में, एक आनंद लोक में पहुंच जाते हैं। सावन की तरह बरसते संगीत की फुहारों में मन मोर की तरह नाच उठते हैं। सांगों में नृत्य अभिनय का भी प्रमुख माध्यम होता है। नृत्य के ही हाव भावों से सांगों के प्रदर्शन में निखार आता है। बिना बोले कुछ निश्चित एवं पारंपरिक संकेतों से ही बात दर्शकों को समझा दी जाती है। नृत्य का ठुमका लगते ही स्वांग के दर्शकों में एक हलचल सी मच जाती है। रागिनी की टेक पर पड़ने वाली मार्मिक तालों के अवसरों पर तो सांग के नर्तक अभिनेताओं की अदाएं और भी आकर्षक हो जाती हैं। घूंघट के फटकारे एवं होठों पर जीभ फेर कर किए गए कुटिल कटाक्ष दर्शकों के दिलों को छलनी छलनी कर देते हैं। तख्त तोड़ रोमांचकारी नाच के समय अभिनेता अपनी भंगिमाओं को और पद संचालन से दर्शकों को दीवाने बना देते हैं। इन स्वांगों में प्रदर्शित नृत्यों की स्वाभाविकता लोक जीवन की सादगी का संकेत करती है। हरियाणा के सांगों में नौटंकी की भांति प्राय नई उम्र के चंचल लड़के ही स्त्री वेश में नारी पात्रों की भूमिका निभाते हैं, पर कभी कभी ओढ़नी के झीने घूंघट में से चमचमाते चंचल कजरारे नयनों की जगह कंटीली मूछों का दृश्य दिखाई दे जाता है। इससे सांग के प्रभाव में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। सांगों में सभी रसों का समावेश रहता है, पर हास्य रस सांग की सबसे बड़ी खासियत है। उस हास्य रस में की जो चास है वह प्राय तीखी रहती है और इसका आलंबन होता है सांग का विदूषक, जिसे नकली कहा जाता है। नकली सांग का एक प्रमुख पात्र होता है।
लोक रंजन का सर्वाधिक दायित्व इसी पात्र पर होता है। वह कभी राजा का मंत्री होता है, कभी रंगीले साहूकार का सहचर। उसका कला कौशल, उसकी वेश विन्यास एवं उसकी तेज जबान में होता है दर्शकों की नाड़ी पहचान कर ऐन मौके पर परिहास करने का उसका तरीका दर्शकों का मन मोह लेता है। हंसते हंसते दर्शकों के पेट में बल पड़ जाते हैं। वह केवल अभिनय से ही छेड़छाड़ नहीं करता, वरन दर्शकों को भी अपने परिहास का विषय बना लेता है। गंभीर से गंभीर विषय को अपनी हाव भाव के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा वह इतना हास्यास्पद बना देता है कि उसे देखकर गंभीर अवस्था में बैठा व्यक्ति भी हंसे बिना, मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। सांग की परंपरा कितनी पुरानी है यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, किंतु उसकी अस्मिता का उस संकेत महाकवि कालिदास, गोरखनाथ, कबीर, जायसी, तुलसी, गुरु नानक आदि साहित्यकारों ने यत्र तत्र वर्णन किया है। डॉक्टर दशरथ ओझा सांग की उत्पत्ति सर्वप्रथम हरियाणा से ही मानते हैं। उनका कहना है कि मध्यकाल में सादुला नामक एक प्रसिद्ध लोक कवि हरियाणा में उत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार 12वीं-13वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान कवि ने अपभ्रंश में संदेश राशक की रचना की, उसी प्रकार सादुला नामक कवि ने अपने लोकगीतों और लोक नाटकों की रचना की। उनके लोकगीत और लोक नाटकों की परंपरा उत्तरोत्तर विकसित होती चली गई। इनकी मान्यता है कि हिंदी भाषा में स्वांग से प्राचीनतर नाट्य और कोई नहीं है। अब फिर हम बात करें सांग परंपरा की शुरुआत की, तो सांग के संबंध में श्री राजा राम शास्त्री ने सन 1958 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हरियाणा लोकमंच की कहानियाँ में लिखा है कि लगभग 225 वर्ष पूर्व जिस ज्योति को किशनलाल भाट ने प्रज्वलित किया, 170 वर्ष बाद उसी ने पंडित दीपचंद ने उसके स्वरूप का परिवर्तन कर दिया। आरंभ में स्वांग का स्वरूप मुजरे शरीखा था। नायक नायिका आदि मंच पर खड़े होकर अपना अपना अभिनय करते थे और सारंगी तथा ढोलक वाले उनके पीछे पीछे घूमकर साज बजाते थे। पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य एवं प्रसिद्ध सांगी पंडित मांगेराम ने अपनी एक रागिनी में हरियाणा की सांग परंपरा, अभिनय कौशल, मंच विधान, वाद्यों एवं वेशभूषा का समीक्षात्मक परिचय दिया है, जो अपने आप में वर्णनीय है। हरियाणा में लोक मंच को सांग के नाम से ही जाना जाता है। सांग शब्द स्वांग शब्द से ही बना है, जो नाट्य शास्त्र के रूपक शब्द का पर्याय है। सांग हरियाणा की संस्कृति के जीवन का दर्पण है। यहाँ के निवासियों के सामाजिक और नैतिक मूल्य, लोक जीवन से जुड़ी वीरता और प्रेम की कहानियाँ, खेत खलिहान, दान पुण्य और अतिथि सत्कार के भाव अभिव्यक्त करता है। सांग गीत, संगीत और नृत्य का कला संगम है। 18वीं शताब्दी से पूर्व सामूहिक मनोरंजन के 2 साधन थे, मुजरा और नकल। संपन्न परिवारों में विवाह आदि के अवसर पर ये कार्यक्रम होता था। मुजरे के लिए नृत्यांगनाएं आती थी और नकल के लिए नकलिए व नक्कालों को बुलाया जाता था, जो अपने अपने तरीकों से सामूहिक मनोरंजन किया करते थे। परंतु एक सभ्य समाज में नृत्यांगनाओं व नक्कालों को हे दृष्टि से देखा जाता था, अपमान की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसी परिस्थितियों में ही सांग का उद्भव हुआ था। प्यारे बच्चों, हरियाणवी सांग का मंच आडंबरहीन व सादा होता है। किसी भी खुले स्थान पर तख्त लगाकर और उन पर दरियां बिछाकर सांग की स्टेज तैयार की जाती है। इसमें न किसी पर्दे की आवश्यकता होती है और न ही नेपथ्य की। सब कुछ खुले में दर्शकों के सामने होता है। प्रवेश, प्रस्थान, संवाद, गाना और नाचना आदि सब कुछ विभिन्न पात्रों के माध्यम से ही किया जाता है। हरियाणा में सांग का आरंभ लगभग 1730 ईस्वी में माना गया है। किशनलाल भाट के सांगों का अधिक इतिहास तो उपलब्ध नहीं है, परंतु यह जानकारी अवश्य है कि उन्होंने सांग कला को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने नृत्य और नकल में कथानक और नाटकीय तत्वों को डालकर
सांग कला को एक नई दिशा प्रदान की। इससे पूर्व पुरुष सांग नहीं करते थे, अपितु वेश्याएं सांग करती थी। किशनलाल भाट के बाद बंशीलाल नामक सांगी ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में अभिनय किया। उनके सांग गोपीचंद का विवरण प्रसिद्ध लेखक R.C. टेम्पल ने द लीजेंड्स ऑफ द पंजाब में किया है। बंसीलाल के सांग कोरवी क्षेत्र अंबाला और जागाधरी में होते थे। प्यारे बच्चों, 19वीं शताब्दी के मध्य में 1854 से 1889 तक अली बख्श नामक सांगी प्रसिद्ध हुए। उनका कार्य क्षेत्र धारूहेड़ा, रेवाड़ी, मेवात और भरतपुर थे। उन्होंने चौबोला, जिकारी, बहार, गजल और भजन के रूप में अपनी गेय रचनाएं प्रस्तुत की। उनके प्रसिद्ध सांग रहे पद्मावत, कृष्णलीला, निहालदे, चंद्रावल और गुलब कावली। परंतु अली बख्श की रचनाएं तथा संगीत लोक धुनों के अभाव में पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर पाई। 19वीं शताब्दी के अंत में आए पंडित नेत्राम। आरंभ में वे भजन कीर्तन किया करते थे, परंतु लोगों का रुझान सांग की तरफ देखकर उन्होंने लोकभाष्य संगीत का सहारा लिया और सांग मंडली का निर्माण किया। उनके प्रसिद्ध सांग थे गोपीचंद, शिलादे और पूरण भगत। किसके थे गोपीचंद, शिलादे और पूर्ण भगत? किसके सांग थे? पंडित नेत्राम के। 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक विशिष्ट प्रतिभा ने सांग के क्षेत्र में कदम रखा और यह प्रतिभा थे लोक कवि छाजूराम के शिष्य शेरी खांडा, जो शेरी खांडा सोनीपत में है, निवासी दीपचंद। शेरी खांडा के निवासी दीपचंद। पंडित दीपचंद संस्कृत के विद्वान थे। दीपचंद के सांग प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने यौवन पर थे। उन्होंने किशनलाल भाट द्वारा आरंभ की पद्धति में अनेक परिवर्तन किए। दीपचंद ने अंग्रेजी शासन के साथ भारत में आने वाले हारमोनियम को भी सांग वाद्यों में शामिल किया। उन्होंने कलाकारों और टेकियों की संख्या भी बढ़ा दी, जिनका काम था मुख्य सांगी या सांग के पात्रों द्वारा गाए गए आरंभिक मुखड़े जो प्रारंभ में गाए जाते हैं, आरंभिक मुखड़ों को दोहराना। दीपचंद के स्त्री पात्रों के आभूषण और वस्त्र सज्जा थे। काले रंग का लहंगा, उस पर धारू रंग की अंगिया और लाल रंग का ओढ़ना। पंडित दीपचंद के प्रसिद्ध सांग थे सोरठ, शरण दे, राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद, हरिश्चंद्र, उतानपाद और जानी चौर। दीपचंद के बाद सांगियों की परंपरा में कई व्यक्ति आते हैं, कई नए चेहरे सामने आते हैं। उनके नाम हैं बाजे भगत। बाजे भगत सिसाना गांव के रहने वाले थे। स्वरूप चंद, यह दिशार खेड़ी के थे। मान सिंह जोगी सैदपुर के निवासी थे। भरतू, जिसे भरथू भी कहा जाता था, भैंसरू के निवासी थे। निहाल नांगल प्रदेश से संबंध रखते थे। सूरजभान वर्मा भिवानी के थे। हुकमचंद किस्मीनाना धन सिंह जाट पुट्ठी के थे और चित्रू लोहार सांपला गढ़ी से संबंध रखते थे और गोरड निवासी हरदेवा। इन सभी कलाकारों ने लोक कथाओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर कर दिया था। इस परंपरा में सबसे प्रमुख नाम एक और उभर कर आता है, वह है हरदेवा नामक सांगी का। हरदेवा नामक सांगी पंडित दीपचंद के शिष्य थे। उन्होंने सांग परंपरा में स्वाभाविकता लाने का प्रयत्न किया, उसे सहज बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने गुरु दीपचंद द्वारा स्थापित स्त्री वेश का विरोध किया। श्री हरदेवा ने काफिया छंद का परित्याग करके उसके स्थान पर रागनी का प्रयोग किया, जो आज तक प्रचलित है। हरदेवा के प्रमुख सांगों के नाम थे हीरामल, जमाल, धर्मकोर, रघुबीर, हीर रांझा और बीजा सोरठ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि काफिया छंद का परित्याग किसने किया था? हरदेवा नामक सांगी ने, जो पंडित दीपचंद के शिष्य थे।
अब सांग परंपरा में एक और प्रसिद्ध नाम उभर कर आता है, वह है बाजे भगत। आप उनका चित्र देख रहे हैं, यह हैं बाजे भगत। हरदेवा के ही शिष्य थे बाजे भगत, जो सुसाना गांव के निवासी थे। यह हरियाणा के प्रमुख सांगियों में से एक थे। उनकी रागनियों में भक्ति व नीति की प्रधानता थी। उन्होंने साज संगीत में काफ़ी सुधार किया और सारंगी, ढोलक, नगाड़े तथा हारमोनियम के अनेक कुशल कलाकारों को मंच पर लेकर आए। उनके लोकप्रिय सांग थे जमाल, रघुवीर, चंद किरण और गोपीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद, आप पंडित लक्ष्मीचंद जी को देख पा रहे हैं। पंडित लक्ष्मीचंद सांग के क्षेत्र में एक सुप्रसिद्ध नाम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सांग को जानता हो और उसने पंडित लक्ष्मीचंद जी का नाम नहीं सुना हो। सांग की इस परंपरा में पंडित लक्ष्मीचंद, जो जाटी गांव के निवासी थे, विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। वे निरक्षर थे, यानी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे पंडित लक्ष्मीचंद, परंतु आसपास के परिवेश को उन्होंने गहराई से समझा व अनुभव किया। बचपन में लोक कवि मानसिंह के भक्ति गीतों का लक्ष्मीचंद पर विशेष प्रभाव पड़ा। पंडित लक्ष्मीचंद ने उनकी सेवा करते हुए उनके साथ गायन का अध्ययन किया और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सांग पार्टी की स्थापना की। आरंभ में पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि उनके सांगों में श्रृंगार प्रवृत्ति अधिक पाई जाती थी। श्रृंगार प्रवृत्ति अधिक पाई जाती थी। समाज में इस प्रकार के सांगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पंडित लक्ष्मीचंद ने इस बात को समझा और अपने 2 विद्वान साथियों के साथ मिलकर पुराणों की कथाएं सुनी, पौराणिक कथाएं सुनी, उपनिषदों के प्रसंग सुने और अनेक दर्शनों की गुत्थियों की चर्चा करते हुए उनके ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात किया। इस प्रकार उनकी श्रृंगारी प्रवृत्ति पर आध्यात्मिकता का पुट चढ़ता चला गया। तत्पश्चात लक्ष्मीचंद ने पौराणिक लोक कथाओं से संबंधित और अपनी कल्पना पर आधारित सांगों की रचना की और मनोहारी मंचन भी किया। उन्होंने लगभग 250 रागनियों और 1000 नई लोक धुनों का विकास किया। उनके प्रसिद्ध सांग हैं हरिश्चंद्र मदनावत, नौटंकी, शाही लकड़हारा, नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, शकुंतला, द्रौपदी चीर उतानपाद, भगत पूरणमल, हीर रांझा, सेठ ताराचंद, मीराबाई, पद्मावत, जानी चोर, हीरामल, जमाल और राजा भोज आदि। पंडित लक्ष्मीचंद के बाद के सांगियों में नाम जुड़ता है मांगेराम पुरपाणची का। मांगेराम जी ने ऐतिहासिक, पौराणिक, भक्ति, लौकिक गाथाओं से संबंधित सांगों का डंका हरियाणा के गांव-गांव में बजाया। प्यारे बच्चों, यही नहीं, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित सामाजिक जीवन से संबंधित अभिनय भी अपने कला मंच के विद्यार्थियों माध्यम से आम जन के सामने प्रस्तुत किया। उनके प्रसिद्ध सांग थे रूप बसंत, हकीकत राय, कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, गोपीचंद, भरथरी, चंद्रहास, चाप सिंह और शकुंतला आदि। उनके सांगों की प्रसिद्धि फिरोज जालंधर, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान और बन्नू के हाट तक के इलाकों तक पहुंच गई थी। मांगेराम के साथ साथ लक्ष्मीचंद के शिष्य माईचंद, सुल्तान, रतिराम, चंदन भी सांग करते थे। आप पंडित मांगेराम जी का चित्र देख पा रहे हैं। तो यह थे पंडित मांगेराम जी। मांगेराम जी के बाद चंद्रदत्त बादी, जो दादरी के थे, उनका नाम सांगी के रूप में उल्लेखनीय है। उन्होंने सांग में स्वाभाविकता लाने के उद्देश्य से अपनी मंडली में स्त्रियों को स्थान दिया, किंतु यह सुधार सर्वमान्य न हो सका। सभी ने इस सुधार को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने दूसरा प्रयास किया टिकटों पर सांग दिखाने का, परंतु उनका यह प्रयास भी कुछ समय के बाद असफल हो गया। बीजा सोरठ उनके प्रसिद्ध सांग का नाम था। कई अन्य सांगों को भी उन्हें सांग मंच पर सफलता से उन्होंने मंचित किया।
तो आप देख रहे हैं कि टिकटों पर सांग करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? चंद्रदत्त बादी ने। मांगेराम के समकालीन सांगी निदाना निवासी धनपत सिंह हुए। धनपत सिंह की गायन शैली और अभिनय कहीं उत्तम थे, परंतु रागनी रचना की दृष्टि से मांगेराम अग्रणी थे। धनपत सिंह के प्रसिद्ध सांग थे लीलो चमन, जानी चोर, सत्यवान सावित्री तथा बन देवी। उनका लीलो चमन सांग भारत विभाजन पर आधारित था, जो राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित था। सत्यवान सावित्री सांग के माध्यम से उन्होंने नारी शक्ति को विशेष रूप से प्रेरित किया। धनपत सिंह के बाद पंडित रामकिशन व्यास ने भी सन 1945 से 1990 तक इस परंपरा का बखूबी निर्वहन किया, उसे अच्छी प्रकार से निभाया। ये सांग और रागनी के क्षेत्र में व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अनेक सांगों की रचना की और अभिनय भी किया। रामकिशन व्यास की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही। उनके सांग मंच को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे। उनके नक्कारची इमन, सारंगी, उस्ताद सबीर हुसैन, हारमोनियम, मास्टर ताहिर हुसैन, प्यारे ढोलक वादक आदि हैं। रूपकला जादूखोरी एक ही है ये। धर्मजीत, सत्यवान सावित्री, हीरामल जमाल और कम्मो कैलाश रामकिशन व्यास जी के प्रसिद्ध सांग थे। उन्होंने सभी सांग लोक जीवन में प्रेम भावना और भक्ति भावना और सौंदर्य भावना का संचार करने के उद्देश्य से किए थे और वह इसमें सफल भी रहे थे। रामकिशन व्यास के समकालीन सांगी खिम्मा भी लगभग 60 वर्ष तक सांग परंपरा को निभाते रहे। ये बाजे भगत के शिष्य और गोरड़ निवासी हरदेवा के पुत्र थे। इन्होंने बाजे भगत की सांग प्रणाली को निभाया, परंतु ये अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाए। बाजे भगत के शिष्य होशियारे प्यारे ने भी सांग परंपरा को निभाया। मांगेराम के शिष्य स्वरूपलाल व कपूर आदि ने भी कई वर्षों तक अपने गुरु के सांगों का मंचन किया। धनपत सिंह के शिष्य श्याम गांव धरोदी, जींद के चंदगीराम गांव भगाना हिसार से, बनवारी ठैल गांव मोखरा रोहतक आदि ने भी सांग की परंपरा को जीवित रखा। इसी श्रृंखला में रामकिशन व्यास के शिष्य पालेराम गांव खटकड़ जींद से अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। लक्ष्मीचंद की प्रणाली में जो सांग मंचित हुए हैं वे उनके पुत्र तुलेराम और उनके शिष्य जहूर मीर के द्वारा किए गए हैं। सांग की इस विकास प्रक्रिया ने हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। लोक कथाओं और पौराणिक आख्यानों के माध्यम से इस परंपरा से लोगों को मनोरंजन और अपनी संस्कृति का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं व मूल्यों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा भी मिली। शिक्षा व समाज के कल्याण के लिए लोगों को प्रेरित किया। समाज उन्मुखी कार्यों के लिए सांग को मान्यता मिली। दूसरी ओर क्षेत्रीय संस्कृति को भी यह संरक्षित रख पाया। इसके साथ साथ यह समय के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन दे पाया। अधुनातन में वैज्ञानिक विकास के चलते मनोरंजन के साधनों का तेजी से विकास हुआ है, जिसके चलते हुए परंपरागत साधनों के प्रति नई पीढ़ी उतनी रुचि नहीं ले रही। इसी कारण सांग के प्रति नई पीढ़ी रुचि नहीं ले रही, तो सांग की जो परंपराएं हैं वह कुछ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं और धीरे धीरे ऐसी विधाओं को संरक्षण देने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसीलिए सरकार समाज के प्रबुद्ध नागरिक व सांस्कृतिक कलाकारों का ये दायित्व बनता है कि इस कला को विलुप्त न होने दे एवं इस दिशा में सामूहिक तौर पर प्रयास किया जाए। इसके लिए जहां नए नए विषयों का चयन किया जा सकता है, दूसरी ओर इसकी प्रस्तुति की विधा भी आवश्यकता अनुरूप विकसित की जा सकती है। सांग का संरक्षण केवल एक विधा का संरक्षण नहीं है बच्चों,
बल्कि सामाजिक मूल्यों, विरासत तथा हरियाणा के जनजीवन को गहराई से समझने का एक प्रयास है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सांग परंपरा का उद्भव और विकास के विषय में जानकारी हो गई है। अब आप अगर कुछ और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पुनः देखें। आज मेरा वक्तव्य यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।